वीडियो क्लिप प्ले करना चाहूंगी। वैश्विक गुरुकुल परिवार महाराष्ट्र एक अद्वितीय व्हाट्सएप ग्रुप है। आयुर्वेद महर्षि पंचकर्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्य प्रतास जोशी नानाजी के आशीर्वाद से आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं भारतीय चिकित्सा परंपरा के पुनरुत्थान हेतु एक समर्पित मंच के रूप में कार्यरत है। इस मंच की स्थापना हमारे प्रेरणा स्रोत गुरुवर्य कैलाशवासी वैद्य भरत कुमार जाधव जी मालेगांव इनकी दूरदर्शी दृष्टि, अथक सेवा और वैद्यों को एकत्रित करने की भावना से हुई थी। आज उनका नाम महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत देश में संगठन, सेवा और आयुर्वेद प्रचार के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। सच्चे आयुर्वेद को समझना और नए वैद्यों को सिखाना ही वैद्य भरत कुमार जी का प्रमुख उद्देश्य था। इसी कारण उन्होंने वैश्विक गुरुकुल के माध्यम से स्वयं लिखित 5 पुस्तकें प्रकाशित की। हमारे कार्य और उद्देश्य गुरुकुल परंपरा के मूल्यों को पुनर्जीवित करने, जनरल प्रैक्टिस करने वाले वैद्यों को पुनः शुद्ध आयुर्वेद की ओर मोड़ने, नववैद्य पीढ़ी को सच्ची और गहन आयुर्वेद ज्ञान की ओर आकर्षित करने, समाज के अंतिम व्यक्ति तक आरोग्य और आत्मनिर्भरता पहुंचाने के कार्य में सक्रिय है। वैश्विक गुरुकुल एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा भी है जो राष्ट्रीय स्तरीय अद्भुत आयुर्वेद कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। वैश्विक गुरुकुल परिवार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विचार गोष्ठियां और संगोष्ठियां भी समय समय पर आयोजित किए गए हैं, जैसे श्री गुरु स्मरण, रुधिराग्नि, वैद्य भरत कुमार आयुर्वेद सेवा महोत्सव, विशेष आरोग्य कैंप्स एवं व्याख्यानमालाएं, फ्री ऑनलाइन आयुर्वेदा वेबिनार्स। इसके बाद गुरुकुल औषधि भंडार की स्थापना हुई, जहां शास्त्रों और ग्रंथों में वर्णित पद्धति से तैयार की गई औषधियां, सभी प्रकार के सिद्ध घृत, तैल, शतावरी कल्प, विशेष रूप से बस्तांड घृत, मज्जा तैल, वजेड़ी घृत, अस्थि मज्जा पाचक घृत जैसी औषधियां गुरुकुल औषधि भंडार के माध्यम से वैद्यों को अत्यंत प्रभावी रूप से वितरित की जा रही हैं। हमारे गौरव पुरस्कार, हम हर वर्ष आयुर्वेद क्षेत्र में अतुलनीय योगदान हेतु 2 विशिष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न पुरस्कार आयुर्वेद क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु, राष्ट्रीय रणरांगिणी पुरस्कार स्त्री आयुर्वेद वैद्यों के समर्पित कार्य हेतु। 19 मार्च 2021 को हमारे वैश्विक गुरुकुल परिवार के प्रमुख आयुर्वेद व अध्यात्म के गहन अभ्यासक वैद्य भरत कुमार जाधव जी का दुखद निधन हुआ। धन से ज्यादा सेवा को महत्व देने वाले भरत कुमार जी गुरुकुल को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे। वे अपने लिखे हुए विचारों और योजनाओं से ये सपना साकार करना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज भी वैश्विक गुरुकुल की टीम उनका स्वप्न साकार करने में जुटी है। उन्हें दिल से सलाम। आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी को नमन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। आज के जो हमारे प्रमुख वक्ता है वैद्य नरहरि सुरनर सर, उनका भी मैं ऑनलाइन श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही विशेष है, जीव साक्षिणी नारी। तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले जो हमारे प्रमुख वक्ता है उनका परिचय देने के लिए मैं मेरे गुरु वैद्य प्रवीण बनमेरू सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर प्लीज। नमस्कार, जय गुरुदेव। अभी अपनी जो श्रृंखला चालू हुई है तब से अभी तक अपना अहोभाग्य है। आचार्य चरक जयंती भी आई है, इसमें आचार्य सुश्रुत जयंती भी आई है। और योगायोग देखिए, आज वैद्य नरहरि सर का लेक्चर है और कल की जयंती भी हुई है। कल की जयंती के बारे में बहुत से कम जनों को पता होगा, या फिर जो भी पता होगा। तो कल की जयंती यह विष्णु जी के 10वें अवतार पे मनाई जाने वाली जयंती, जो कि उनका फाइनल कलयुग का अवतार है। अच्छा, ये बताने के पीछे का प्रयोजन, आज का जो जीव साक्षिणी नाड़ी है
और कल्कि, इनका बहुत क्लोज रिलेशन है, जो कि हमें आगे सुनने को मिलने ही वाला है। लेकिन बहुत से कम जनों को पता है कि कल्कि अवतार जो है विष्णु जी का, जिसकी जयंती श्रावण मास के षष्ठी के दिन मनाई जाती है। बहुत से कम जनों को, शायद नरहरि सर को पता होगा। नरहरि सर जो कि जिनका विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय अमरावती से इनका बीएमएस हुआ है। 2003 में इनका बीएमएस पूर्ण हुआ है। 2012 में ये जीव साक्षिणी नाड़ी को इन्होंने अवगत किया है, और इसी पर आधारित पेपर प्रेजेंटेशन रिसर्च बेस्ड इन्होंने 2018 में भी प्रेजेंट किया है। 2021 में शायद यवतमाल में इनको त्र्यंबक गोगटे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023 में, जो कि गुरु स्मरण का पहला चरण जालना में हुआ था, वहां पर भी इन्होंने अपने पेपर प्रेजेंट किए हैं। इसके अलावा आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह से भी निगड़ित है, और ये नीमा के भी लाइफ मेंबर है। और इनका प्रैक्टिस महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, अहमदपुर में इनका आयुर्वेद प्रैक्टिस भी है। सर का अच्छा काम है। सर अध्यात्म से बहुत दिनों से जुड़े हैं। कल की, उसके बाद अध्यात्म में ये विशेषतः अम्मा भगवान का जो ध्यान केंद्र है उससे जुड़ी, और वहीं से यह जीव साक्षिणी नाड़ी का जो प्रवास शायद शुरू हुआ है, वहीं से शुरू हुआ है। अभी पूरा जीव साक्षिणी नाड़ी के बारे में नरहरि सर हम सबको हर एक बात बताने ही वाले हैं। नरहरि सर आध्यात्म से बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं और बहुत संयमी व्यक्तिमत्व है। यह अभी आपको इनके पूरे व्याख्यान में पता ही चलेगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव। सर। ओके, नमस्ते सभी को। आज का जो चर्चा सत्र है, आदरणीय ऋषितुल्य गुरुवर्य नाना जोशी, आमचे सगळ्यांचे लाडके नाना, हे नेहमी सांगायचे, सर हिंदी। हाँ सॉरी, नाना प्रसिद्ध थे ऐसे औषधों के लिए जो हमेशा साथ रहती थी, जिन्हें हमें कम पैसों में हम खरीद सकते थे। ऐसे औषधों को नाना ने प्रयोग में लाया और वैसी सेवा भी सभी को दे दी। आज हम नाना के इस दृष्टिकोण को आगे लेकर जाएंगे, जीव साक्षिणी नाड़ी और आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह के बारे में चर्चा करते समय। ओके, और हमारे ज्येष्ठ मित्र, कैलाशवासी ज्येष्ठ बंधु भरत कुमार सर, जिन्होंने ये पूरा गुरुकुल प्रयोग में सभी के उपयोग में लाया, उनको भी मैं नमन करता हूं। और हमारी रणरागिनी मैडम, उनको भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, और सभी गुरुकुल की टीम जिसका मैं भी हिस्सा हूं, सभी को थैंक यू। और ये जीव साक्षिणी नाड़ी और आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह के इस चर्चा सत्र को इस श्रावण मास के पवित्र मास जो हम कहते हैं, आगे लेकर जाते हैं। जो ये ज्ञान यज्ञ आज होने वाला है, आप सभी को आपके अंतकरण में बसेगा, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यह व्याख्यान केवल वन वे नहीं होगा, कहाँ कहाँ मैं टू वे बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि जो कुछ विषय है, मन, आत्मा और बहुत सारे मिस्टिकल व्यूज भी होंगे, तो आप सुन रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, रिसीव कर रहे, कर
सकते हैं या नहीं, ये मुझे भी पता रहना चाहिए। आपके स्क्रीन ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो वीडियोस ऑन रखिए, क्योंकि सेशन के लिए मैं उसी तरह से जुड़ा हूँ। आप क्या क्या रिसीव कर रहे हो, आपके अंदर जा रहा है या फिर ऐसा यहाँ से इधर ऊपर से ही जा रहा है, ये सब हमें देखना चाहते हैं। अगर आपके ऊपर से जा रहा है तो कहने का कुछ फायदा नहीं। ओके, मैं शुरू करने के पहले सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके अंदर जो कुछ भी ज्ञान पहले से भरा हुआ है, जो कचरा है, उसको थोड़ा सा बाजू में रखिए और मैं जो कहने वाला हूं उसको ठीक से सुनिए। मैं जो जो कुछ बातें, जो कुछ शब्द आपसे कहूंगा, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से और ऑथेंटिक कहूंगा। यह व्याख्यान जब रिकॉर्ड होगा, जब आप बाद में सुनते जाओगे रिपीट रिपीट, आपको इसकी गहराइयां पता चलती जाएगी। ओके, शायद कुछ लोगों को पहले ही ग्रास्प कर लेंगे, कुछ लोग रिपीट रिपीट जब आप सुनोगे तब आपको उसकी डेप्थ आपको समझ में आएगी। हम दो चीजों पर के ऊपर आज बात करने वाले हैं। एक चीज है एक डायग्नोस्टिक व्यू जो जीव साक्षिणी नाड़ी का है, और एक थेरापेटिक एस्पेक्ट। एक दोनों इनोवेटिव चीजें हैं। जीव साक्षिणी नाड़ी का उपयोग हम निदान के लिए करते हैं, और आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, जिसे हम एडीजी संग्रह कह रहे हैं, इसे हम थेरापेटिक पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। इसके पहले मैं नहीं जानता किसी ने इसका प्रयोग किया है जीव साक्षिणी नाड़ी का और अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह का, लेकिन हमारे जो कुछ ग्रंथ है, चरक संहिता है, उसमें इसकी स्पष्टता बताई गई है। हम आगे बढ़ते हैं। एन इनोवेटिव डायग्नोस्टिक स्किल जीव साक्षिणी नाड़ी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। ओके, इसका प्रवास, जो कुछ भी जर्नी है, 2012 से शुरू हुआ। इसके पीछे की स्टोरी न बताते हुए, जैसे मैंने ऑनलाइन कोर्सेज चालू किया और मैं लोगों को बताते चला गया, तो मुझे भी कुछ प्रश्नों का समझ आया कि ये जीवसाक्षिणी नाड़ी पूर्णतया एक अलग कंसेप्ट आयुर्वेद के क्षेत्र में हम आगे लेकर जा रहे हैं। इन सभी क्षेत्र के बारे में हमें बहुत सारे लोगों को प्रश्नों को हमने इकट्ठा किया 220 में। इसके बाद इकट्ठा प्रश्नों को, और हमें जो लगता है कि जीव साक्षिणी के बारे में बहुत सारे प्रश्न हमें लोग कहेंगे, इन आप ठीक से सुनिए उन प्रश्नों के उत्तरों को। मैं प्रश्न भी मैं बताऊंगा, उत्तर भी मैं बताऊंगा, उसके बाद हमारे प्रश्न उत्तर होंगे। ठीक है? ओके, एवरीथिंग इज ओके? सुन रहे हैं सभी? यस सर, यस सर। सर कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, जीव साक्षिणी क्या है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है सभी का ही, क्योंकि हमें सब लोगों को पता है वात पित्त कफ दोषज जो नाड़ी हम कहते हैं, जो यहाँ पल्स जिसे हम कहते हैं नाड़ी, हम सभी को पता है। लेकिन जीव साक्षिणी क्या है? एक नाड़ी का पर्यायी है जिसे जीव साक्षिणी नाड़ी या साक्षिणी नाड़ी ग्रंथों में कहा गया है। यह पर्याय क्यों कहा गया है? क्योंकि वह जीव की साक्ष्य देती है, केवल रोगों का नहीं तो जीव की भी साक्ष्य देती है। ओके, जीव साक्षिणी क्या है? इसके ऊपर जब हमने सोचा 2012 से अब अभी तक, और हम इसके ऊपर पूरे ऑथेंटिक से कह सकते हैं, जीव साक्षिणी नाड़ी एक निरंतर बहता प्रवाह है। नाड़ी यानी क्या है? नदी ना, रिवर फ्लो। उसी तरह नाड़ी क्या है? जीव साक्षिणी एक निरंतर बहता प्रवाह है, वो बहती चली जाती है, जिसमें जितने आप गोते लगाओगे उतना ज्ञान का सागर की गहराई में
आप जाओगे। अगर आप गोते लगाओगे तो अभी जा पाओगे, अगर आप गोते नहीं लगाओगे उसके गहराई में तो आप उसके ज्ञान सागर को रिसीव नहीं कर पाओगे। जिसका स्वयं में न कोई अंत है न कोई आदि है, ये जीव साक्षिणी नाड़ी का न कोई अंत है न कोई आदि है। आप कहोगे ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद का अंत है ना आदि है ना, ये शाश्वत है। उसी तरह से जीव साक्षिणी नाड़ी भी, इसका भी कोई अंत नहीं है न कोई आदि। आपको कुछ केसेस में जब डिस्कस करूंगा तो आपको उसकी गहराइयां पता चलेगी। फिर ये जीव साक्षिणी नाड़ी क्यों देखना है? हमें तो पता है, हाथ देखकर इस वात पित्त कफ हम देखते हैं, धातुओं की परीक्षा करते हैं, है ना। जीव साक्षिणी क्यों देखना है? ये क्या अलग क्या है बाकी नाड़ियों से? हाँ, ये अलग है। क्यों अलग है? जीव साक्षिणी नाड़ी देखना आवश्यक इसलिए है, रुग्ण ज्ञान के लिए देखना आवश्यक है। रोग और चिकित्सा का ज्ञान काफी नहीं है, निष्फल है अगर रुग्ण ज्ञान न हो। समझे, आपको पांडु के पूरे प्रकार पता है, ज्वर के प्रकार पता है, रक्त पित्त के प्रकार पता है, अस्थि भग्नों के प्रकार पता है, सभी रोग और चिकित्सा आपको कंठोक्त है। वातज पांडु, कवच पांडु, जो कुछ भी है, मृदु भक्षणज पांडु, ये चिकित्सा इसमें देना है, ये चिकित्सा इसमें देना है। रोग और चिकित्सा आपको कंठोक्त है। कुछ फायदा है? अगर रुग्ण ज्ञान ही आपको नहीं है, आपको आपके सामने सामने आने वाला रुग्ण का ही आपको ज्ञान नहीं है, तो रोग और चिकित्सा केवल पता होकर कुछ फायदा है नहीं। इसलिए जीव साक्षिणी क्यों देखना आवश्यक है? रुग्ण ज्ञान के लिए देखना आवश्यक है। और ये रुग्ण ज्ञान कब संभव है? आप कहोगे हाँ, हम तो लोगों को पूछते हैं ना, स्त्री पूछते हैं, हमें रुग्ण का ज्ञान होता है, लेकिन हर समय पूरी हिस्ट्री बता पाते हैं लोग? आपको पता है ना, नहीं बता पाते लोग। और कुछ हिस्ट्री उनको भी नहीं लगता कि हमें बताना चाहिए। लेकिन जीव साक्षिणी क्या कहती है? रुग्ण ज्ञान कब संभव है? एक प्रश्न है मेरा, उसी प्रश्न को मैं अभी आगे बढ़ा रहा हूं। रुग्ण ज्ञान कब संभव है, इसकी गहराई को ठीक से सुनिए और अंतकरण में, हृदय में इसको फिक्स कीजिए। ओके, रुग्ण ज्ञान तभी संभव है जब हम व्यक्तिगत स्तर पे स्वयं के शरीर, मन, आत्मा, इंद्रिय आदि की सूक्ष्मताओं को, शरीर, मन, आत्मा, इंद्रिय आदि की सूक्ष्मताओं को प्रमाणों के आधार पर, जो कुछ भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जानने लगेंगे। ओके, प्रमाणों के आधार जानना, पढ़ना अलग चीज है और जानना अलग चीज है। जानना यानी व्यक्तिगत अनुभव है। शरीर को व्यक्तिगत तौर पे जानिए, मन को व्यक्तिगत तौर पे पहचानिए, अनुभव कीजिए, आत्मा को और इंद्रियों को। जब आप इनको स्वयं सूक्ष्म प्रमाणों के आधार पर जानने लगोगे, तब आत्मज्ञान होता रहेगा। और उसके स्तर के अनुसार जीव साक्षिणी की गहराई भी बढ़ती जाएगी। रुग्ण ज्ञान कब संभव है? जीवन की इस निरंतर प्रक्रिया के प्रवाह में हम डुबकियां लगाते हुए इस भवसागर के हम बहुत ही आनंद से पार कर पाएंगे। ये भवसागर जो है, ज्ञान का सागर कहिए, संसार सागर कहिए, कुछ भी कहिए, इसको हमें पार कर जाना है। जब हम इस सागर में डुबकियां लगाएंगे, कुछ जान लेंगे, तभी इसको पार कर पाएंगे ना। जीव साक्षिणी रुग्ण ज्ञान को बहुत स्पष्टता से त्रिदंड स्तर पर, एक उच्च चैतन्य स्तर से हमें रुग्ण का ज्ञान कराती है। त्रिदंड स्तर पे, हाँ,
सत्व, आत्मा और शरीर, ये तीन दंड है। जीव साक्षिणी हमें रुग्ण का ज्ञान सत्व, शरीर और आत्मा, इन तीनों स्तर पर कराती है। यथा वीणा गतातंत्री सर्वरागान प्रभाषते तथा हस्तगता नाड़ी सर्वरोगान प्रकाशते। एक श्लोक है संस्कृत में, जो वीणा है, सरस्वती के हाथ में जो है, उसकी जो तंत्रिका है, तार है, इसे छेड़ने से सभी प्रकार के हम रागों को सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। उसी तरह तथा हस्तगता नाड़ी सर्वरोगान प्रकाशते, उसी तरह जब हम नाड़ी की ज्ञान लेते हैं, नाड़ी जब हम समझ में आती है, तब हम सभी रोगों को समझ पाते हैं, प्रकाशमय हो सकते हैं। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रिपेयर, ये संस्कृत सुभाषित है नाड़ी के बारे में। ठीक आपको समझे, आपको वीणा दी है, उसको बजाइए। क्या आप सभी रागों को बजा सकते हो? नहीं ना, नहीं बजा सकते। ठीक है, रुग्ण आया, उसकी नाड़ी देखो। क्या नाड़ी पर हाथ रखते ही सबको सब रोगों का ज्ञान आपको हो जाता है? चिकित्सा आप कर पाते हो? नहीं। तथा हस्तगता नाड़ी सर्व रोगान पर, हस्तगत होना है, आपको उसमें पारंगत होना है, तभी आपको समझ आएगा। अब ये रुग्ण ज्ञान कब संभव है? आत्मज्ञान के बिना रुग्ण ज्ञान करना प्रज्ञापराध है। लिसन केयरफुली, आत्मज्ञान के बिना रुग्ण ज्ञान करना प्रज्ञापराध है, क्योंकि वह वैद्य न खुद के शरीर को जान पाता है, न मन को, न इंद्रियों की सूक्ष्मता को। रुग्ण ज्ञान होगा तभी रोगों एवं चिकित्सा को सही प्रयोग कर पाओगे। अगर रुग्ण ज्ञान नहीं है तो रोग और चिकित्सा आपको पता रहकर कुछ भी फायदा नहीं है। हर हर एक रुग्ण अलग है, पुरुषम पुरुषम विक्षम। ओके, अगर आप आत्मज्ञान के बगैर रुग्ण ज्ञान की ओर जा रहे हो तो प्रज्ञापराध कर रहे हो। रुग्ण, अगर इसके बिना आप वैद्य बनकर चिकित्सा कर रहे हो तो आप अपुनर्भव नहीं कर पाओगे, न स्वयं का, न अपने रुग्ण का। ठीक से इसकी गहराइयों को सुनिए। जीव साक्षिणी क्यों करना है? रुग्ण ज्ञान के करना है। रुग्ण ज्ञान कब संभव है? आत्मज्ञान के बिना अगर आप रुग्ण ज्ञान कर रहे हो तो आप प्रज्ञापराध कर रहे हो। जीव साक्षिणी के क्या फायदे हैं, क्यों देखना चाहिए, उसकी व्याप्ति क्या है? नंबर 1, किसी स्थूल स्पर्श के या फिजिकल टच की इसकी जरूरत नहीं है। कोविड-19 में हम के दौरान देखे, उसके अगर अलग से डाटा हमने रखा है। कोविड-19 में जिन लोगों के हमने जीव साक्षिणी देखी है, उसका अलग से डाटा मेंटेन किया है, जिससे फिजिकल टच का जरूरत नहीं है। तो कोई संक्रामक जो कंटेजियस डिसीज हम बोल रहे हैं, पेंडेमिक की, हमें कुछ टेंशन नहीं है, सुरक्षा प्रदान होती है हमें। जीव साक्षिणी से क्या होता है? संप्राप्ति का एक सखोल ज्ञान होता है और रुग्ण की विशेष संप्राप्ति, नॉट सामान्य संप्राप्ति, हर एक रुग्ण की विशेष संप्राप्ति कम समय में समझ सकते हैं। क्या हम हमारे आए रुग्ण, ओपीडी में आए हुए रुग्ण की विशेष संप्राप्ति कम समय में समझ पाते हैं? नहीं, हम उसके सामान्य संप्राप्ति के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं। किसी यंत्र या इंस्ट्रूमेंट या मशीन की जरूरत नहीं है। इसे कहां लेना है? कुछ जरूरत नहीं है। किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है।
इसका समझो आप कोई डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन कर रहे हो, सीबीसी कर रहे हो, आरबीसी कर रहे हो, या कुछ और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आधुनिक चिकित्सा के, और कोई किसी के रिपोर्ट के लिए दूसरों पर डिपेंड रहने की इसके लिए जरूरत नहीं है। अगर आपको जीव साक्षिणी नाड़ी से रुग्ण ज्ञान हो रहा है तो किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आपको जरूरत नहीं है। थर्ड, सॉरी, फिफ्थ फायदा, बेनिफिट, क्षय एवं जयत दोष। क्षय एवं जयत दोष, हमें चिकित्सा सूत्र कहता है कि हमें दोषों को क्षय अवस्था में ही जीतना चाहिए। लेकिन क्या हम इसे संभव कर सकते हैं? जी नहीं। लोग हमें व्यक्ति और भेद अवस्था में मिलते हैं। जब आप जीव साक्षिणी नाड़ी को अनुभव करोगे, देखते रहोगे, तो आपको समझ में आएगा, अरे ये अभी क्षय अवस्था में आ रहा है रुग्ण, इसको अभी हमें इसी इसी समय हमें अभी जीतना चाहिए। तो हम जीत सकते हैं। जीव साक्षिणी नाड़ी से क्षय एवं जय जो चिकित्सा सिद्धांत है को व्यवहार में एकमात्र ज्यादा उपयोग करने में एकमात्र डायग्नोस्टिक टूल है जिसे हम यूज कर सकते हैं, वो है जीव साक्षिणी नाड़ी। इससे और क्या होता है फायदा? चिकित्सा का स्तर और औषध का भी ज्ञान होता है। कभी कभी नाड़ी तो स्वयं से औषध बता देती है। कैसे बता देती है, उन रुग्णों के अनुभवों को भी मैं आपसे साझा करूंगा, जो स्वयं में एक विशेषता है। नाड़ी से दवाई या औषध कैसे बताए जाते हैं? आपने सुना भी होगा, हाँ मैंने नाड़ी से यह औषध आया, दवाई आई और मैंने इस पर यूज किया, रिजल्ट आ गया। ऐसे क्यों होता है? एक विशेषता है जीव साक्षिणी नाड़ी की। सातवां फायदा, वैद्यों के साथ रुग्ण के भी दुख दूर होते हैं। लिसन केयरफुली, वैद्यों के साथ रुग्ण के भी दुख दूर होते जाते हैं। जब आप जीव साक्षिणी देखोगे तो समझ में आएगा, अरे मैं जीव साक्षिणी उसकी देख रहा हूं, उसके दुखों को, उसके बीमारियों के ऊपर उपचार कर रहा हूं, लेकिन आपके भी दुख दूर होते रहते जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को एक अवेयरनेस कर रहे हो, आप लोगों के दुखों को दूर कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। हेल्पिंग अदर्स इज हैप्पीनेस। लेकिन हम जब इतर नाड़ी देखते हैं, जिसे हम दोषज या और धातुज नाड़ी बोलते हैं, जिसे हम स्पर्श से देखते हैं, इससे हम क्या करते हैं? कोई भी एक तुलनात्मक द्वंद्व में हम रहते जाते हैं। हाँ, पिछले बार अम्ल पित्त का ये पेशेंट आया, उस ऐसी, पांडु का ऐसा आया था, उसकी नाड़ी ऐसी थी, धातु क्षय की नाड़ी ऐसी थी। ओके, बहुत सारे अनगिनत जो तुलना है प्रीवियस पेशेंट्स है, उनके साथ हम वो नाड़ियों की कंपैरिजन करते हैं। कोई भी तुलनात्मक द्वंद्व और संघर्ष में न रहते हुए और मन को विचलित रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जीव साक्षिणी नाड़ी में। नौवा फायदा, अपुनर्भव चिकित्सा करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। एकमेव नाड़ी है जो आपको ग्रंथोक्त अपुनर्भव चिकित्सा करने को सामर्थ्य प्रदान करती है। बाकी नाड़ियां हमें रोगों का अपुनर्भव करते हैं, रोगों को हम या लक्षणों को हम कम करते हैं, लेकिन जीव साक्षिणी एक ही ऐसी नाड़ी है जो अपुनर्भव तक हमें लेकर जाती है। अगर आप जीव साक्षिणी नाड़ी देखते रहोगे, समझ पाओगे, सीख रहे हो, तो आप स्वयं, आपका स्वयं का भी चेतना स्तर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है उसके स्टेजेस भी मैं आपको बताऊंगा। 11वां बेनिफिट है फायदा, और हम फायदे और व्याप्ति को देख रहे हैं। ये नाड़ी रुग्ण को भी ज्ञापक बनाती है। हमारे आयुर्वेद जगत का सबसे बड़ा संकट यही है, हमारे पास आने वाले रुग्ण ज्ञापक नहीं है। लेकिन उससे भी आगे जाकर मैं ये स्टेटमेंट कर रहा हूं, हमारे वैद्य ही ज्ञापक नहीं है तो रुग्ण ज्ञापक कहां से आएंगे? होगे। अगर वैद्यों का काम है, जिम्मेदारी है, रुग्णों में ज्ञापकत्व के बीज को बोना है, तभी आने वाले रुग्ण
ज्ञापकत्व के गुण को लेकर आपके पास आएंगे, अन्यथा नहीं। यह जीव साक्षिणी नाड़ी रुग्ण को ज्ञापक बनाती है और सही में लोक पुरुष सिद्धांत का सही ज्ञान होता है। हमें लोक पुरुष सिद्धांत, हाँ ठीक है, थ्योरी है, ओके, बट यहां जब आप अनुभव करोगे तब आपको समझ आएगा लोक पुरुष सिद्धांत का यह सही ज्ञान होता है। ओके, फिर इसे देखना कैसा चाहिए, यह भी पैसा है, परेशानी थे। जब हम पढ़ाते जा रहे, सिखा रहे थे लोगों को जीव साक्षिणी एंड प्रिपरेटरी कोर्स फॉर जीव साक्षिणी नाड़ी, 4-5 बैचेस हमने ली और उसमें से कुछ 12-14 लोग उसको अभी समझ पा रहे हैं और उसको यूज भी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी और वैद्य भी। ये कैसे देखी जाती है? हमें पता है, अपनी जो कुछ भी हम नाड़ी देखते हैं, ये 3 बोटों के बारे में पता है, वात पित्त कफ, लेकिन ये जीव साक्षिणी नाड़ी कैसे देखना है, इसकी एक ठीक से पद्धत है। अगर हम वैसे जरूरत भी नहीं है, लेकिन कुछ फॉर्मेट होना है जिससे पेशेंट को भी अनुभव हो और आपको भी थोड़ा सा मदद हो। नंबर 1, कैसे देखना है जीव साक्षिणी, इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। डू नॉट, म्हणजे आप केवल सुनिए, ओके। पीडीएफ मैंने शेयर बिल्कुल नहीं किया क्योंकि आपको केवल देखते हुए सुनना है। इसके साथ बहुत सारी प्रक्रिया जुड़ी हुई है, आपको भी उसका बाद में अनुभव होते जाएगा, ओके। जीव साक्षिणी देखने की पद्धति। जीव साक्षिणी हम जिस रुग्ण के बारे में देखना चाहते हैं उसे सर्वप्रथम उसका ज्ञान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? जीव साक्षिणी नाड़ी है, ये नाड़ी बाकी नाड़ियों से अलग है। इस नाड़ी में आपका आत्मा यानी साक्षी स्वयं ही आपके कारणों को, आपके दुख के कारणों को बताता है। इसलिए आपको उसको कहना है, आप नेत्र बंद करके बैठना है और आपके स्वयं के खुद के स्वास्थ्य के लिए परमात्मा से प्रार्थना में रहना है जब तक हम आंखें खोलने को न कहे। वह व्यक्ति श्वास पर ध्यान दे तो भी काफी है, या फिर प्रेयर में रहे आंख बंद कर तो भी काफी है। जब ऐसे भी कुछ स्थितियां रहती है जब रुग्ण संभव नहीं है आंखें बंद करना या स्थिति में नहीं है, तब रुग्णों को जब हम खुद कहेंगे तभी आप खोलने के लिए कहना चाहिए, तब केवल प्रार्थना में रहना है। अगर रुग्ण को संभव नहीं है आंख बंद करना या श्वास को ध्यान देना, तो हमें ही यानी वैद्य को, जो वैद्य देख रहा है, हमें गहराई में जाकर रुग्ण के संप्राप्तियों का ज्ञान लेना चाहिए। नो नीड ऑफ म्हणजे पेशेंट का जरूरत नहीं है, ओके। जीव साक्षिणी में आई हुई जानकारी, फिर उसके बाद में क्या करना है, जीव साक्षिणी में आई हुई जानकारी को लिखित स्वरूप में लिखना है। लिखते समय खुद के मन का कोई भी शब्द नहीं होता है, ओके, रिमेंबर इट। सभी रुग्ण को सत्यता और समाधान तभी मिलता है, आप जो कह रहे हो उसकी सत्यता आपको तभी मिलती है और रुग्ण भी समाधान तभी पाता है। जो रुग्ण का वैद्य और आयुर्वेद के प्रति इसके लिए जब ये चीज आप बताते हो जीव साक्षिणी से, तो रुग्ण का आपके और आयुर्वेद के प्रति आदर और उसकी जरूरत भी बढ़ती जाती है। लेकिन जीव साक्षिणी देखते समय कुछ दक्षता ही रखनी है। जीव साक्षिणी से हमें जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है, इससे रुग्ण का ज्ञापकत्व बढ़ाना है। हमें ऐसा कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं करना है जिससे उस रुग्ण की संप्राप्ति भयानक रूप धारण कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे डीप गहन चीजें
जीव साक्षिणी नाड़ी बताती है, लेकिन इसकी कोई भी भयानक संप्राप्ति को धारण नहीं करना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। रुग्ण को भय से दूर रखते हुए, शास्त्र का आदर बढ़ाते हुए, अनुचित प्रज्ञापराध न हमसे या रुग्ण से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी भी हम पर है एज अ वैद्य। और रुग्ण को शुद्ध सत्व के प्रति जागरूक बनाना है। सत्व क्या है, शुद्ध सत्व क्या है, वो अलग चीज है, लेकिन बाद में बताऊंगा उसको। उसका शुद्ध सत्व के प्रति जागरूक बनाना अत्यंत आवश्यक है। ये दक्षता लेना बहुत ही जरूरी है। हाँ, मुझे आई, हाँ जीवन साक्षिणी मुझे आ रही है, हाँ लिए नहीं, यू हैव टू दिस पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। जब आप जीव साक्षिणी नाड़ी देखते हो, अब तो आपको जीव साक्षिणी नाड़ी देख रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है? केसेस के आधार पे समझाऊं? केसेस के आधार पे। ओके, ठीक है। हाँ, एक वाक्य जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर जीव 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 साक्षिणी नाड़ी एक निरंतर प्रवाह है, जिसमें जितने गोते लगाओगे ज्ञान सागर से, उतने आप पाओगे बहुत सारा। गोते कैसे लगाते हैं? एक पेशेंट था, उम्र था, एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट था, जिसे हम वातज प्रतिशाय कहते हैं। बहुत सारी उन्होंने ट्रीटमेंट ली थी, हमारे नजदीकी रहते हैं, बाजू में है, तो उन्होंने बोला ठीक है, साइड में डॉक्टर रहते हैं तो उनसे पूछ लीजिए, फुकट सलाह, जिसे हम फ्री कंसल्टेशन कहते हैं। ठीक है, मैंने कर लिया। बहुत सारे सालों से वो दिक्कतें थी उनकी। जो हिस्ट्री लिखी है, या जो कुछ भी नाडी है मराठी में लिखा है, तो मैं पहले मराठी में पढ़ूंगा। जिन लोगों को अगर कुछ दिक्कत है वो, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा उसके बाद उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। जिनको दिक्कत है तब हमें बताइए, हम ट्रांसलेट करेंगे बाद में। ये पेशेंट परभनी डिस्ट्रिक्ट का है। गोते कैसे लगाते हैं और कैसे हमें समझ में आता है, इसके बारे में आपको बताता हूं। स्पर्श नाड़ी से मैंने देखा तो वात प्रधानता थी, प्राणवायु की दृष्टि थी और मज्जा धातु की दृष्टि थी। अष्टविध परीक्षण किया, मूत्र, मोल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक, आकृति, जैसे हम सब कभी करते हैं। लेकिन विशेष परीक्षण था, ये जीव साक्षी नाड़ी मैं कब यूज में लाता हूं? जब मुझे रोगों की संप्राप्ति, आए हुए पेशेंट जो कुछ भी मुझे बता रहा है, और मुझे जब रोग का ज्ञान नहीं होता है, संप्राप्ति का समझ नहीं आता है कि रोग के लक्षण बताना और क्यों हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें उसकी विशेष संप्राप्ति अगर पता चलती है, तो हम उसी से वहीं पर हमें उसे संप्राप्ति भंग कर उसे कम समय में अपुनर्भव तक कैसे ला सके, इसके बारे में हम जान पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, आ रहे पेशेंट युक्ति व्यपाश्रय, चलो लॉजिक, हाँ चलो दोष बढ़ा, पित्त बढ़ा, ये बढ़ा, वो बढ़ा, ये धातुवर्धक, ये रसायन दिया, ये वो हुआ। 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है पेशेंट, हम अलग अलग दवाइयां युक्ति व्यपाश्रय कल्पों में स्वयं भी घुसे हुए हैं और रुग्णों को भी चल रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष वॉट एवर इट में भी। जीव साक्षिणी नाड़ी तभी मैं देखता हूं जब मुझे संप्राप्ति और रुग्ण जो बता रहा है उसका तालमेल नहीं लग रहा है। ओके,
जीव साक्षी नाड़ी मराठी में पढ़ रहा हूं। बाद में अगर आपको किसी को लगता है तो फिर अनम्यूट करके मुझे बताइए, सर हिंदी में इसका ट्रांसलेट करना है, तो मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा। ओके। सुरेखा, ओ सॉरी, पेशेंट का नाम नहीं यूज नहीं करना है। हाँ, जीव साक्षिणी नाडी, मला 30 वर्षापासून जीवन जगावेसे वाटत नाही। फ्रॉम 30 इयर्स मुझे जीवन जीने की इच्छा नहीं है। उग दिवस काढणे सुरू आहे, सिर्फ दिन निकालना चालू है। त्यामुळे जीवनाचा आनंद, प्रेम, शांती सगळंच नाहीसं होऊन गेला आहे। इसकी वजह से जीवन का आनंद, प्रेम, शांति सब कुछ खत्म हो चुका है। त्यामुळे प्राण शिल्लक राहिला नाही। इसकी वजह से प्राण ही शिल्लक नहीं है। ओके। मग कशाचे जीवन? अगर प्राण ही शिल्लक नहीं है, नाडी ही बता रही है, मग कशाचे जीवन? फिर किसका? प्राण ही नहीं है तो किसका जीवन? आणि कशाचा त्रास? त्राण सगळंच गमावून बसले आहे। त्राण म्हणजे याने विकनेस, कम्प्लिटली विकनेस, सगळंच काही गमावून बसले आहे। असं जीवन का जगावं हेच कळत नाही। असं जीवन, ऐसा जीवन क्यों जीना है, इसकी ही समज नहीं है। मात्र देवानं दिलंय, कसं का असेना, दिवस काढत राहायचे मृत्यू येईपर्यंत। लेकिन देव ने दिया है, देवता ने दिया है, इसलिए उसको दिन निकालते रहना, कसे का असना, कैसे का रहना, जब तक हमें मृत्यू नहीं आती तब तक। हीच धारणा जास्त दृढ बनली आहे। हीच धारणा, यही धारणा उसके रुग्ण के अंदर बढ़ गई है और दृढ़ बन चुकी है। ये कैसा अभी, ये क्या बता रहा है, ये नाड़ी क्या बता रही है? प्राणवायु विकृति। कैसे, क्या काम है प्राणवायु का? बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, दृक। ओके। प्राणो अत्र मूर्धगः। ओके। ऊरकंठश्चरो बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, दृक। बुद्धि की ध्रुक करना, हृदय ध्रुक, इंद्रिय ध्रुक और चित्त ध्रुक व्यवस्थितच घडत नाही, काम नहीं कर रहे, व्यवस्थित काम नहीं कर रहे। जब ये नाड़ी मैंने उसको बताया तब उसने हिस्ट्री बताना चालू किया। इसके पहले सिर्फ डॉक्टर साहब मुझे सर्दी की क्या प्रतीक्षा है, बहुत दिनों से मैंने इधर उधर उधर जो कुछ भी हिस्ट्री है। तब जब मैंने यह सब बताया तब उसको लगा कि मैंने अभी हिस्ट्री बताना जरूरी है। तब उसने हिस्ट्री बताना चालू किया। हिस्ट्री में क्या था? 30-32 वर्षापूर्वी रक्ताच्या कमतरतेमुळे 5 ब्लड ट्रान्सफ्युजन करावे लागले। सिंस 32 इयर्स एगो, नाडी ने पहले ही बताया है, 30 वर्षापासून जीवन जगावंसं वाटत नाही। आफ्टर दैट, उसके बाद वो पेशंट बता रही है 30-32 वर्षापूर्वी रक्ताच्या कमतरतेमुळे ब्लड ट्रान्सफ्युजन करावं लागलं तिला, 5 ब्लड बॉटल्स, त्यातून सुधारणा झाली आणि मलामधून कृमी होऊन निदान झालं आणि ज्याला आपण काय म्हणू, स्टूल से वर्म्स निकलते थे, और असंच घडत राहिलं तर ब्लड कॅन्सर होऊ शकला असता, असं त्यावेळेची त्यांना डॉक्टरांनी सांगितलं। ब्लड कम होते जा रहा था, तो डॉक्टर ने बताया कि अगर ऐसे ही होता है तो ब्लड कैंसर की ओर आप जा रहे हो। 30 वर्षापूर्वी अशी अवस्था परिस्थिती का आली? मैंने फिर एक गोता लगाया, क्योंकि पेशेंट आया है हमारे पास प्रतिशय के लिए, और हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी जान रहे हैं, और जो कुछ भी हिस्ट्री पेशेंट दे रहा है उसका कुछ तारतम्य नहीं लग रहा। एक गोता लगाया, 30 साल पहले इस रुग्ण के साथ ऐसा क्यों हुआ? नाडी बताती है, मला जसं कळतंय तसं कोणतेच सुख नाही। उसको जैसे समझ में आ रहा है, अभी 62 इयर्स का है, इयर्स की है पेशेंट, मला जसं कळतंय तसं कोणतंच सुख नाही, जैसा समझ में आ रहा है, उसको समझ है, आ रही है, तब से उसको कोई भी सुख नहीं है।
भौतिक गोष्टी संसारात तसं काहीच कमी नव्हतं. मटेरियलिस्टिक वे में उसके संसार में, घर में कुछ भी कम नहीं था. सगळं व्यवस्थित, सब कुछ ठीक था. मात्र आंतरिक सुख ज्याला म्हणतो तेच कधी मी अनुभवलंच नाही. जिसको हम आंतरिक सुख बोलते हैं ना, इसने कभी 62 इयर्स तक अनुभव ही नहीं किया. त्यामुळे जीवन जगत होते, मात्र आंतरिक का आणि कशासाठी हे कधी कळलंच नाही. तसंच जीवन जगत होते, वैसे ही जीवन जीते थे, लेकिन उसको क्यों समझ में नहीं आया, क्यों जी रहे. हे कोडच होऊन बसलं, जे काही मला अजूनही सुटलं नाही. हे मूळ कारण आहे, जीवन जगता येत नाही. दिस बिकम अ, जिसे हम क्या बोलते हैं कोड हिंदी में? पहेली. पहेली. एक पहेली बन चुकी उसको, वो पूरे 32 इयर्स की. ये पहेली उसको समझ में नहीं आई, इसलिए वो उसको जीवन जगता येत नाही. उसको जीवन जीना नहीं आ रहा था. और एक गोता मारा, हमने ही मारा. जीवन जगता आलं नाही का? क्वेश्चन. नाडीने बताया, गांभीर्याचा अभाव. देर इज अ लैक ऑफ सीरियसनेस. हमने और एक गोता लगाया, व्हाय गांभीर्याचा अभाव. गांभीर्याचा अभाव का? नाडीने बताया, पिढ्यानपिढ्या झालेले संस्कार दोष. पीढ़ियों से हुए उसके संस्कार के दोष. और एक गोता लगाया, नाडी ने बताया संस्कार दोष का निर्माण झाले. इसके लिए हमको प्रश्न आया ना, वैद्य कहकर, तो हमने और एक गोता लगाया. संस्कारात दोष का निर्माण झाले, उसके संस्कार में दोष क्यों निर्माण हुए. उसका उत्तर नाडी ने दिया, अज्ञानातून केलेल्या कर्मामुळे. अज्ञान की वजह से जो कुछ भी कर्म उन्होंने किए, उसकी वजह से संस्कार में दोष अनुभव हो रहे थे, आ रहे थे. हे अज्ञान म्हणजे तम आणि रजाचे पारडे जड होणे आहे. ये अज्ञान, नाड़ी ने ही बताया, यह अज्ञान यानी क्या है? तम और रज का जो बैलेंस है वो बढ़ना है. वो बढ़ चुका था. म्हणजे किती आपण कधी पिढ्यानपिढ्या सत्व काय असते हे अनुभवलंच नाही. ये नाडी ने बताया. इनके पीढ़ियों से सत्व क्या है इसका उन्होंने अनुभव ही नहीं लिया. सत्व अनुभवणे फार महत्वाचे आहे. हे नाडीने सांगितल्यानंतर सत्व अनुभव करना बहुत इंपॉर्टंट है. यह नाडी ने बताने के बाद और एक गोता हमने लगाया. हे कसं अनुभव करायचं, यह कैसे अनुभव करना है. तब नाडी बताती है, सत्व म्हणजे काय कळलं पाहिजे. सत्व यानी अस्तित्व, वास्तवता, वर्तमान अनुभव करू देत नाही. ये गोते लगाते लगाते हमें पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, जब हम कंसल्टेशन हुआ ये सब चीजों के बाद, बहुत सारे सालों से वह केवल प्रतिशय से व्यस्त थी. उसको केवल संजीवनी वटी दी और उसका जो कुछ भी हेतु था, हेतु पूरा चला गया और अकेली संजीवनी वटी से ठीक हो गई. और उसके बाद और क्या करना है, क्या डॉक्टर पूछी, तो मैंने उसको अनुतेल बता दिया. उसी के ऊपर सालों सालों का उसका अज्ञान और सालों सालों से बढ़ती हुई उसकी बीमारी, उसकी जड़ केवल जीव साक्षिणी की नाड़ी की वजह से उसके अंदर वो ज्ञापकत्व आया और वो अभी पूरी तरह से ओके है. कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया. दूसरा, नाउ पेशेंट इज ओके. इसे कहते हैं गोते लगाना. जैसे जैसे आप गोते लगाओगे ये निरंतर बहता प्रवाह है. दूसरा एक पेशेंट, ओके ठीक है, अभी हम ये पेशेंट रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे. जब आप जीव साक्षिणी देखते जाते हो, आपके अंदर यानी वैद्य के अंदर इन कुछ स्टेजेस आते चली जाती है, जो स्टेजेस का मैंने स्वयं पर अनुभव किया है और उस स्टेजेस के अंदर से मैं जा चुका हूं
और जो मुझसे जुड़े हैं वह भी उस स्टेजेस के अंदर से जा रहे हैं। ओके, उस स्टेजेस को अनुभव कर रहे हैं। ये स्टेजेस क्या है? जब आपको जीव साक्षिणी नाड़ी आप देख रहे हो, हमने एक बताया, रुग्ण ज्ञान कब संभव है? जब आप आत्मज्ञान आपको होगा तभी रुग्ण ज्ञान संभव है। अगर आत्मज्ञान के अगर आप रुग्ण ज्ञान कर रहे हो तो आप प्रज्ञापराध कर रहे हो, क्योंकि आपको आपका ही ज्ञान नहीं है, दूसरों का क्या ज्ञान लोगे? जो रुग्ण आपके सामने है, उस ना आपको आपके शरीर का मालूम पता है, आपके मन के बारे में पता है, आपके इंद्रिय या आत्मा के बारे में उनकी सूक्ष्मताओं के आधार पर, क्या प्रमाणों के आधार पर आपने उसको जाना है शरीर को? हाँ, हम बीएमएस है, लेकिन शरीर को हम जाने क्या? नहीं जाने। शरीर की व्याख्या जो बताई गई है उसके आधार पर जब हमने जीव साक्षिणी को देखा तो क्या होता है? फर्स्ट टाइम जब हम जीव साक्षिणी, हमें पता नहीं है, हम केवल एक बीएमएस डॉक्टर है। फर्स्ट टाइम जब हम जीव साक्षिणी, हमें पता नहीं है, हम केवल एक बीएमएस डॉक्टर है, ग्रेजुएट है, पदवीधर है, आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं या जनरल प्रैक्टिस करते हैं, व्हाट एवर इट में भी। मैं कौन हूं? आत्मज्ञान का पड़ाव, पहला क्वेश्चन, मैं कौन हूं? हु आई एम। उस पड़ाव में उस आई का उत्तर आता है, आई इज इक्वल टू सफरिंग, आई इज इक्वल टू ईगो, आई इज इक्वल टू कंडीशनिंग। जब आप सफरिंग में स्वयं होते हो, जब आपके अंदर ईगो है, जब आपके अंदर कंडीशनिंग है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा है तो ऐसा है, ये ऐसी कैसी नाड़ी रहती है क्या, और बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग लेवल के ऊपर, आपके ज्ञान और अज्ञान के ऊपर, आपके अनुभव के आधार के ऊपर बहुत सारे कंडीशनिंग्स है। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं, हाँ ये मेडिटेशन, हाँ मुझे पता है, सब पता है, ये कौन सा अलग बता रहे हैं, ये तो हमें सब पता है, बहुत सारे कंडीशनिंग। ओके, जब आप कंडीशनिंग में हो, हु आई एम, आई इज इक्वल टू सफरिंग, ईगो एंड कंडीशनिंग, केवल तब वैद्यगण केवल दोष धातु मल मूलम का ही शरीरम, इसी व्याख्या के आधार पर चिकित्सा या निदान को देखते हैं। शरीर, उसी हिसाब से शरीर को भी समझ चुके हैं, और उसी हिसाब से फिर शरीर में केवल आप दोष धातु मल ही देख रहे हो। लेकिन जब आपका स्तर बढ़ता है, वेन हु आई एम, उस आई का उत्तर आपको अनुभव होता है, आई इज इक्वल टू विटनेसिंग, मैं एक साक्षी हूं। इस चीज को जब आप अनुभव करते हो, तब आप शरीर की जो अलग व्याख्याएं बताई है दूसरी, शरीर एक षड्धात्वात्मक है, यानी पंच महाभूत और चेतना धातु, उसको भी निदान और चिकित्सा की दृष्टि से देखना शुरू करते हो। जैसे हमारे पंचभौतिक तज्ञ है, पंच महाभूतों को देख रहे हैं, लेकिन चेतना धातु कोई कोई देखता है, कोई नहीं देख पाता। ओके, क्योंकि वह उसी में अटक चुके हैं, सर्वम इदम पांचभौतिकम। ओके ठीक, मटेरियलिक सृष्टि सर्वम इदम पांचभौतिकम तक, ओके ठीक है। जब आप विटनेसिंग, शरीर को विटनेसिंग कर, आय को आप हु आई एम इज इक्वल टू विटनेसिंग या साक्षी, शरीर के 25 जो तत्व है, चतुर्विंशति या 25, ओके, प्रकृति पुरुष वगैरह अव्यक्त तत्वों को गहराई से भी अनुभव करना आप चालू करते हो। अगर आपके सामने पेशेंट आ रहा है, तब आप पेशेंट को केवल दोष धातु मल के दायरे में रखकर नहीं देखोगे, केवल षड्धात्वात्मक के भी दायरे में नहीं देखोगे, उसको देख सकते हो कि इसमें इसके अंदर महाभूतों का हो रहा है, तन्मात्रा के ऊपर कुछ गड़बड़ है, या और कुछ लेवल पे, या इंद्रियों के लेवल पे, या जो कुछ भी षोडश विकार और अष्टादश प्रकृति है, सभी के चतुर्विंशात्मक उसको भी आप देख सकते हो। और यह है सेकंड स्टेज। ओके, वेट फॉर क्वेश्चंस।
क्योंकि बहुत सारा है, मुझे बताना है कम समय में। ओके, क्वेश्चंस में हमेशा मेरा नंबर, इसलिए मैंने लिखा है, मेरा नंबर सेव कीजिए अगर जिसके पास नहीं है तो। हाँ, थर्ड स्टेज क्या है? आई इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस, हु आई एम। आई इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस, मैं एक चेतना हूं। आपका चेतना स्तर बढ़ते जा रहा है, जीव साक्षिणी के आधार पर आपकी स्वयं चेतना बढ़ रहा है। शरीर, एक धात्वात्मक शरीर को आप अनुभव करते हो, जैसे ग्रंथों ने कहा है, चेतना धात्वात्मक शरीर। दिस इज अ थर्ड स्टेज। आप चेतना धातुओं को भी, यानी चेतना धातु के स्तर पर भी निदान और चिकित्सा कैसा करना है, धातु साम्य कैसा करना है, इसके बारे में सोचना चालू करते हो। उसके बारे में रुग्णों को ट्रीट भी करना शुरू कर देते हो। कुछ मैंने पोस्ट भी किए हैं ग्रुप में, चेतना धातु के ऊपर कैसे कैसे पोस्ट किया जाता है। हाँ, यहाँ एक मैं केस बताता हूँ, हाउ इट इज हैपन्स। मैं एक ले रहा था, हमारे डॉक्टर थे, शायद अगर है या पता नहीं, सेशन में नाम बताने के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। वैद्य सुनील बोल के है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से, नहीं नहीं, कोकन कोकन रीजन से है। वो 2 4 5 दिन से सेशन अटेंड कर रहे थे। सुबह के सेशन में हम थोड़ा सा मेडिटेट करते हैं 5 10 मिनट। मैं जब आंखें बंद करने के लिए बताता था, वो आंखें बंद करते थे लेकिन मेडिटेट नहीं कर पा रहे थे, ऐसा मैं समझ, मुझे ज्ञान हो रहा था। लेकिन ठीक है, हो जाएगा, 2 दिन है 3 दिन है। एक दिन मैंने उनको बताया कि आपका मुझे पर्सनल कुछ हिस्ट्री बताइए, मुझे लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो। तो उन्होंने बताया, सर, मैं जब बीएमएस सेकंड ईयर में था, तब मेरे माताजी का सर्पदंश से मृत्यु हुआ। उनका घर एक खेत, जो उनका फार्म था वहीं पर था, और फार्म के बाहर आकर कुछ काम कर रहे थे, वहां पर स्नेक बाइट से उनका मृत्यु हो चुका। और उसी जगह पर उनका देहांत हो गया। ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाए, क्या हुआ उसके बारे में डिटेल्स नहीं, लेकिन तब से उनके घर की परेशानियां बढ़ते जा रही थी। कहीं पर भी सक्सेस नहीं था, ऐश्वर्य नहीं था, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। और उसके बाद बीएमएस, और उनके पिताजी ने शादी कर ली, और जो कुछ भी उनके हालात होंगे उसी हिसाब से चल रहे थे। ओके, आई विल बी, तब मैं कनेक्ट हो पाया उनकी चेतना से। उनके ऑनलाइन सेशन में ही उनको कहा गया कि आंख बंद कीजिए और प्रार्थना में रहिए। उनके माताजी से हम बात करने वाले थे। तो सेशन स्टार्ट हुआ, प्रार्थना हुई। प्रार्थना के बाद उनके माताजी से बातचीत उनका चालू हुआ। उनका जो कुछ भी बातचीत चालू था, मैं लिख कर लिख रहा था। और उनका उनका बातचीत, कम्युनिकेशन बाय कॉन्शियसनेस, लैंग्वेज ऑफ कॉन्शियसनेस चल रहा था। और वो सब लिख गया। लिखने के बाद कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ, और उनको प्रे कर दिया जहां से वो रहे। मैंने अनुभव किया उनके शरीर, यानी आत्मा को, कॉन्शियसनेस को, चेतना को, जिस जगह स्नेक बाइट होके उनका देहांत हुआ था, उसी जगह पर 12 साल से वह अटैच थे, वहीं पर थे उनका चैतन्य। और बहुत दुखी थे, मेरा संसार, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, वगैरह वगैरह। उनसे जब हमने मुलाकात, बातचीत की और उनके मोक्ष के लिए प्रार्थना किया, तो उन्होंने भी वह अनुभव किया। और उन माता और पिता, माता जी और बच्चे, लड़के का जो बातचीत हुआ, वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव बातचीत था वो। उसके बाद उनको जो हल्कापन, जो स्ट्रेस, जो जड़ता थी, वो पूरी तरह से उन्होंने अनुभव की।
उनका मैं एक अनुभव भी मैंने पिछले कुछ दिनों पहले ग्रुप में पोस्ट किया था उनकी भाषा में। ओके, ये चेतना धातु है, कैसे कनेक्ट होता है, एक धात्वात्मक शरीर। ओके, अलग अगला स्टेज है हु आई एम, अलग फोर्थ स्टेज हु आई एम। क्वेश्चन वेनिश्ड, आई, आप कौन हो, ये प्रश्न ही नहीं रहता। क्या होता है फिर? वहां आप जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त होकर, जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और साइकोलॉजिकल फियर कंप्लीटली गॉन, नो साइकोलॉजिकल फियर। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आयु नित्य, बर्थ एंड डेथ आर ओनली इंसिडेंट। ना जन्म का भीति डर ना मृत्यु का डर, क्योंकि जन्म एक विकार है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तभी 16 विकारों के साथ हम आ रहे हैं। हम निर्विकार कैसे हो पाएंगे? बहुत बड़ा बीमारी है ये जन्म। ओके, सबसे बड़ा, और डर मृत्यु का डर। ओके, ये साइकोलॉजिकल फियर। क्वेश्चन हु आई एम, आई क्वेश्चन इज वैनिश्ड, आई, आप कौन हो, ये प्रश्न ही नहीं रहता। ओके, जन्म और मृत्यु केवल एक होने वाली घटना है, उसके चक्र से स्वयं अवगत होकर भय का स्तर न के बराबर हो जाता है। लाइफ इज अ प्रोसेस, फियर गॉन, साइकोलॉजिकल फियर गॉन। उसके बाद क्या होता है? हु आई एम, आई इज इक्वल टू ब्रह्मन, आई इज इक्वल टू आत्मन। देर इज कंप्लीट नॉन डिविजिव स्टेट। उसमें क्या होता है? आपको क्या क्या अवगत होता है? देर इज अ प्रोसेस ऑफ गुणातीत, आप गुणों के आगे जाते हो, सत्व रजतम में नहीं, उसके भी आगे, यानी वो गुणों के आगे, गुणातीत, कालातीत। आपके लिए भूत भविष्य और उस चीजों का कुछ देना देना नहीं है, काल के आगे भी आप अनुभव कर पाते हो। यूनिवर्सल ट्रुथ को, जो सच्चाई ये है वैश्विक, उसको भी आप समझ पाते हो। इनविजिबल फोर्सेस कैसे वर्क कर रहे हैं, अदृश्य शक्तियां, ये भी आप समझ पाते हो। शुद्ध सत्व लीड्स टू अपुनर्भव, और आपका जो सत्व है वो शुद्ध बनते हुए आप अपुनर्भव को अनुभव करते जाते हो। यू आर एक्सपीरियंसिंग अनुपुनर्भव। ओके, उसके बाद क्या होता है? आई एंड यू बिकम वन, सेंस ऑफ सेपरेशन कंप्लीटली गॉन, कंप्लीट वननेस। आई एंड यू, मैं और आप में, आई एंड यू में कोई भी, बिकम वन, सेंस ऑफ सेपरेशन गॉन्स, देर इज वननेस। सेकंड से एक 5-6 साल महीने पहले मैंने और आप सेल्फ असिस्ट किया, हु आई एम, भगवान हु आई एम, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्यों धरती पर आया हूं, हु आई एम। कैपिटल आई भी नहीं है, स्मॉल आई भी नहीं है, नो आई, नो कैपिटल नो स्मॉल, नो नो मी, ओनली हैपनिंग। इल्यूजनरी आई डजंट वर्क, जो कुछ भी इल्यूजनरी आई हम कहते हैं, भ्रम, डजंट वर्क। ओनली हैपनिंग्स, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, इट्स ब्लिस ओनली। ओके, दीज आर स्टेजेस व्हेन यू गो अपुनर्भव। हाँ, ये अपुनर्भव जो है, रोगों का पुनर्वन है। चरक क्या कहता है? हाँ, इसके रेफरेंसेस कहाँ से है? क्या मैंने कुछ अलग से किया है? नहीं, ग्रंथों में ही बताया है। चरक सूत्र स्थान 8वें अध्याय में 13वें श्लोक में अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह को बताया गया है। चरक क्या कहता है? अपने आयुष्य में, अपने जीवन काल में जो कुछ भी शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है, उसकी प्रवृत्ति हो रही है या निवृत्ति हो रही है, उसके कारण एक 4 चीजें है। कौन सी? मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा। ये 4 चीजों से ही प्रवृत्ति होती है और निवृत्ति होती है। रोग होना यानी प्रवृत्ति होना, जो शुभ है क्या अशुभ है? अशुभ है। और निर्विकार होना, जो शुभ प्रवृत्ति है। ओके, ये किसकी वजह से होती है? मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा। इन 4 लोगों को, 4 चीजों को एकत्रित संग्रह के रूप में आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह चरक कहते हैं। यानी मन भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है। इन द्रव्यों का कब उपयोग करना?
देर इज अ कॉस्ट फ्री युनिव्हर्सल ड्रग्स एव्हरीवेअर अवेलेबल. आपको विकत घ्यायचे का तुम्हाला? नाही घ्यायचं. युनिव्हर्सल ड्रग्स, यूज इट. नाना कहते हैं ना, कहते थे ना, अरे ज्यादा सुवर्ण भस्म रजत भस्म क्या है, अरे जो इजीली अवेलेबल है उन ड्रग को उपयोग में लाना चाहिए. मन और आत्मा तो यूनिवर्सल ड्रग है, आपको लेना भी नहीं है. अगर आपको आगे जाना है तो ये अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह का हम यूज कर सकते हैं. ये अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह क्या है, कैसा है? एक 10-12 दिन, तभी हम मन को ट्रीटमेंट में यूज कर पाएंगे, आत्मा को भी एज अ ड्रग ट्रीटमेंट में यूज कर पाएंगे. कब यूज कर पाएंगे? जब आप गोते लगाओगे, तब ज्ञान सागर में, तब आपका चैतन्य स्तर बढ़ते जाएगा. और यह सब, हाँ, आयुर्वेद अब अमृत कब, आयुर्वेद एक ज्ञान सागर है. अमृत कब आया? जो सागर का मंथन होने के बाद अमृत हुआ. आयुर्वेद के ज्ञान सागर को जब आप मंथन करोगे, जब आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे अमृत बनता है, तभी हम ऐसे अमृत प्राशन कर पाएंगे और कह पाएंगे पूरी दुनिया को, हाँ आयुर्वेद इज अमृत. यस, अपुनर्व इज इसेंस ऑफ आयुर्वेदा. ऐसा है, कोई हुआ है वैद्य अपुनर्भोग के बारे में बता 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 रहा है? या अब मैं बता सकता है कि हाँ मेरा अपुनर्भोग हुआ है? हाँ, ओके. नहीं. वी हैव टू गो ऑन दिस ट्रैक. आयुर्वेद को इनोवेटिव चाहिए, आयुर्वेद को इनोवेशन चाहिए. हाँ, चाहिए, बिल्कुल चाहिए. डेवलप योर स्किल्स, डायग्नोस्टिक स्किल्स, डेवलप योर थेराप्यूटिक एंगल्स. आप सभी को पता है कि 85 to 90% लोग रोग है साइकोसोमेटिक है. फिर भी मानस चिकित्सा क्या कर रहे हैं आप? शिरोधारा. अपना अपना ये कल्प वो कल्प. अरे चिकित्सा सिद्धांत क्या बता रहा है आयुर्वेद का? मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि. क्या आप इसको यूज कर रहे हो? जैसे पंचकर्म है शरीर शुद्धि के लिए, मनुष्य शुद्धि के लिए, ये 5 तत्व है: ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि. समाधि को एज ए ट्रीटमेंट टूल यूज किया है चिकित्सा सूत्रों में. क्या आप कर पा रहे हो? डेव्हलप, अपग्रेड युअर सेल्फ. नुसत्या औषधी कंपन्यांना मोठं करू नका ना. अपग्रेड युअर सेल्फ. आपका चैतन्य स्तर बढ़ाइए. केवल ये कल्प वो कल्प नहीं है. अपग्रेड युअर. आपका जब चैतन्य स्तर बढ़ते जाएगा, तब देखिए आयुर्वेद क्या चीज है. देखिए तब आयुर्वेद क्या चीज है. चरक सूत्र स्थान 8वां अध्याय 13वां श्लोक. चरक सूत्र स्थान 1ला अध्याय 58वां श्लोक. और चरक शादी स्थान 1ला अध्याय 140 141 142 श्लोक. अपुनर्भव यानी क्या? रजस्तमो अभावात बलवत कर्म संशयात वियोगे सर्व संयोगे अपुनर्भव उच्यते. यह अपुनर्भव की पूर्णतया व्याख्या परिभाषा चरक ने बताई है. लेकिन हम उस अपुनर्भव की ओर नहीं जा रहे हैं, विच इज इसेंस ऑफ आयुर्वेदा. आयुर्वेद क्यों लोगों में अब आज है? आयुर्वेद की खासियत है कि जड़ से निकाल फेंकता है, न पुनः उद्भव अपुनर्भव. लेकिन वी मिस्ड दिस. इसका एक जीव साक्षिणी के अंदर जब गोते लगाओगे, एक आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भी समझ में आएंगे. ट्रीटमेंट व्यू भी आप अनुभव करोगे, मिस्टिकल व्यूज भी आएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन भी होगा, और डायग्नोस्टिक व्यू पे भी आप काम कर पाओगे. यह पूरे पुरुषार्थों के ऊपर यह काम करती है जीव साक्षिणी नाड़ी और आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह. हाँ, एक केस, एक मिनिट. मी शेअर करू शकतो का एक व्हिडिओ? ओके.
शेयर होते हैं। यूट्यूब चॅनल ओपन करता येईल का तुम्हाला तिकडनं? ओके, एक मिनिट हा. ओके, मी ग्रुपवर पाठवेन किंवा मी अगोदर पण पाठवलं असेल. एक पेशंट होता जो ऑनलाईन मी कन्सल्टेशन केलं. ते वडील सर सिझोफ्रेनिक प्लीज आहेत. हिंदी। अरे हां, सर सॉरी. ओके, सॉरी और सॉरी एक सॉरी. एक ही लैंग्वेज में कंटिन्यू करो, हाँ, यानी कम टाइम में होगा सर, टाइम लिमिट भी अपने को थोड़ा सा। ओके ओके, प्लीज मैं टाइम लिमिट नहीं देख रहा हूँ. हाँ, मुझे बताइएगा. एक पेशेंट था, लेडीज पेशेंट था, एज अ वेटरनरी डॉक्टर. पिताजी उनके फादर सिजोफीनिया पेशेंट, बहन बहन बड़ी सिजोफीनिया पेशेंट. He completely टू टाइम्स सुसाइडल अटेम्प्ट्स और बहुत सारी ट्रीटमेंट से गुजर रही थी. एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह वगैरह, चाइल्ड ट्रोमा. ऑनलाइन ही देखा, ऑनलाइन ही नाड़ी किया और 4-5 सेशन के अंदर. एक मिनट. ओके, हाँ. डेली उसके मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, उसके ऊपर पूरा समाधि के आधार पर ही ट्रीटमेंट हुआ. उसको ध्यान में लेते हुए उसका फीडबैक भी हमने लिया. वो फीडबैक आपको दिखाना था. उसमें उसने फीडबैक दिया है. मैं आखिरी दिन उसने पूछा, "ये सब कैसा हो रहा है?" तब मैंने उसको बताया कि जो आपने सफरिंग अनुभव किया है जब हम मेडिटेट कर रहे हैं, उनको आप स्वयं को हमारे अंदर अनुभव करते आते हो, वो सफरिंग हम अनुभव करते हैं. और हम आपके सफरिंग को अलग नहीं समझते, आपके सफरिंग ही हील करते हैं और उसके ही पैसे लेते हैं. यू हील सेल्फ. आप
स्वयं को हील कर, देर इज अ दैट इज पैशन. आयुर्वेदा हीलर, फिजिकल ट्रीटमेंट करने वाले तो बहुत सारे हैं. दिस इज अ नाउ जनरेशन ऑफ हीलिंग कंसेप्ट्स. समाधि को यूज कीजिए, आयुर्वेद हील कीजिए, अपने कॉन्शियसनेस या चेतना धातु को हमेशा पोषण कीजिए. दिस इज अ न्यू जनरेशन वर्क नाउ फॉर आयुर्वेद डॉक्टर्स. दिस इज जीव साक्षिणी नाड़ी एंड अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह. इसके माध्यम से हम आपको एक अलग स्किल, डायग्नोस्टिक स्किल आपके सामने लाए हैं, और एक एस्पेक्ट भी थेरापेटिक पर्पज का हम आपके सामने लाए हैं. यह हम पूरे आयुर्वेद क्षेत्र में देना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं. हमारे तक, स्वयं तक सीमित नहीं रखना चाहते. लेकिन हमने ये सब 12, 13, 14 सालों में बहुत सारे चीजों को अनुभव भी किया. मैंने पूरा मेरा, जिसे हम तारुण्य कहते हैं ना, नाउ मेरे अभी 21 ईयर्स, मोर देन 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. उस पूरे तारुण्य को 44 एज में मैं आ चुका हूं. इसी में, इसी वर्क में डाले हैं. बहुत सारे चीजों को सीखा है और देखा है. इसलिए कुछ, जो कुछ भी सैक्रिड नॉलेज है, हमने कोर्सेज भी किए हैं कैवल्य आयुर्वेद संशोधन केंद्र के माध्यम से, उसको नाम देते हुए. क्योंकि एक चीज नहीं है जो मैं बताऊं और उसका क्वेश्चन आपको उत्तर मिले. मैं एक उत्तर बताता हूं, आपके 10 क्वेश्चन आएंगे. तो उस हिसाब से कोर्सेज को भी हमने डिजाइन किया है. सत्व क्या है, ये कोर्सेस पूरे एनलाइटन व्यू या एनलाइटनमेंट स्टेट से आए हुए कोर्सेस है. न कोई कोर्स अपने संहिताओं का कंपाइलेशन नहीं है. हमने एक पुस्तक भी लिखा है जो हमने अभी तक प्रकाशित नहीं किया, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह और जीव साक्षिणी नाड़ी. इस नाड़ी से जब हमने सजा, तो आपको वो समझ में नहीं आएंगे अभी कुछ चीजें. यानी मन को यूज करना है, आत्मा को यूज करना है एज ए ड्रग. आप कब यूज कर पाओगे? मन से जब बाहर आओगे तभी मन को यूज कर पाओगे, नहीं तो मन ही आपका यूज करेगा. इस हद तक हम जा सकते हैं का? यस, और सभी जा सकते हैं. एक डायग्नोस्टिक स्किल है और एक थेरापेटिक एस्पेक्ट है, जहां मन और आत्मा को भी हम एज ए ड्रग और समाधि जैसे चीजों को भी एज ए ट्रीटमेंट टूल या डायग्नोस्टिक टूल की नजरिए से देखते हुए हम उपयोग में, व्यवहार में ला सकते हैं. और इतने सालों से मैं वही कर रहा हूं. 6 सालों से मैंने कोई भी, कम से कम 6 सालों से कोई भी कंपनी को ये मुझे दवाई चाहिए पर मांगा नहीं, क्योंकि मुझे इसी पर वर्क करना था पैशनेटली. अगर ये वर्क को छोड़ दिया तो आपके सामने इवोल्यूशनरी जो कुछ भी कार्य आने वाला है शायद नहीं आता. क्योंकि नहीं, लेकिन उसकी इच्छा है आपके पास, वह सब आना है, वो जरूर आएगा. और आप उसके लिए, रिसीविंग के लिए तैयार रहिए और हमसे जुड़िए. मुझे लगता है ठीक है. कितना समय हुआ है? ओके, ओके, ओके. थँक्यू. मला ऐकून घेतलं. थँक्यू. काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. हाँ, सर, कोर्स दूध कॉस्ट. नाड़ी यानी दूध नाड़ी और हाँ, जीव साक्षिणी नाड़ी, इसमें फर्क क्या है? भूत नाड़ी और शिव साक्षिणी नाड़ी, कुछ फर्क है ऐसा मुझे नहीं लगता. क्योंकि दूध नाड़ी भी जब हम देखते हैं तो रुग्ण की हालत या उपशय अनुपशय हम समझ सकते हैं. और अरिष्ट लक्षणों के बारे में, ज्यादातर दूध के बारे में आयुर्वेद में चर्चा की है. लेकिन कोई अलग बहुत सारा डिफरेंसेस है ऐसा मुझे नहीं लगता.
ओके। यस यस, बिल्कुल पीडीएफ भेजेंगे। और सर एक आपने केस प्रेजेंट की जो कि भाई स्नेक हाँ। बाइट की, हम्म। ये अननेचुरल डेथ या फिर एक्सीडेंटल डेथ जो होती है, हाँ इसमें ऐसे ही आध्यात्म बताता है अपना कि भाई आत्माएं जो ऐसे वक्त जो होती है वो अतृप्त होती है, तो उसी हम्म। की वजह से ऐसा, जब जैसा आपका बोलना था कि 12 साल से वह आत्मा वहीं पे थी वहीं पर या थी। फिर जो भी है। यस यस यस। हाँ। हाँ। तो तो ए, इसका संबंध कैसे, कैसे अपन इसका संबंध जुड़ा सकते हैं आध्यात्म और ये जो अभी। हाँ 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 हाँ। यस यस। ये कैसे संभव है? जब मन और आत्मा, इन चीजों को हम देखते हैं, मन एक अचेतन है, अचेतन है, और आत्मा एक चेतन द्रव्य है। जब हम मन से परे होते हैं, यानी मन की अचेतनता को हम पूर्णतया, हाँ मन क्या कर रहा है, मन कुछ नहीं कर रहा है, अचेतन द्रव्य है, फिर भी हम उसको समझते हैं ये चेतन है, यही मुझसे करवा रहा है। ओके। यह बहुत बड़ा प्रज्ञा अपराध हम लेकर जी रहे हैं। हम मन की दुनिया जी रहे हैं। मन हमारा स्वामी बन चुका है। असल में स्वामी कौन है? आत्मा है ना। आत्मा उसको बताता है ये कर, वैसा कर, आत्मा। वैसा कर। चेतना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम मन के जंजाल में, जाल में, जेल में अटक चुके हैं। जब हम मन के जाल से धीरे 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 उसको तोड़ देंगे, उसके कट करेंगे, यानी मन एक, आत्मा और परमात्मा के अंदर एक वॉल है, उसको वॉल को हम लूज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तब आप उसको अनुभव करते जाओगे। और जब चेतना से आप जुड़ोगे तो चेतना धातु वहां पर वर्क करेगा। जहां कुछ भी अब चेतना है, चेतना, चेतना धातु का एक 7 डेज का पूरा एनलाइटन स्टेट से सिलेबस आ चुका है। जो मैंने चेतना धातु विश्व का जो व्याख्यान माला था नागपुर में, वहां मैंने प्रेजेंट किया चेतना धातु। धातु उसके हिसाब से हम कैसे जुड़ सकते हैं चेतना से, और चेतना के माध्यम से हम कैसे अम, संवाद साध सकते, जिसे हम आत्म संवाद कहते हैं। मैं वैदिक जागर पोस्ट में भी एक बहुत सारा लिखा था। ये जो कुछ भी ज्ञान है 12-13 सालों से, बहुत सारे मैंने एक झलकियां आपको, एक एक उदाहरण बताए सिर्फ। ये जो ऐसे गुजर चुके हैं लोग, ऐसा एक हम बात कर सकते हैं उनसे। पहले भी बहुत सारे ग्रुप में ऐसा अनुभव किया है, लेकिन धीरे धीरे हमने उन चीजों को थोड़ा सा ब्रेक लगाया। जरूरत के हिसाब से हमने उनके साथ वार्तालाप करना है जहां जरूरत है और उनका योग आ रहा है, तभी हम उससे जुड़ना चाहिए। और इसलिए वो जो बंदिस्त आत्मा है, या जिसे हम कहते हैं बद्ध आत्मा, जो मुक्त नहीं है, वो जो वो परम ज्योति में लीन नहीं हुए है, या परमात्मा के साथ एक नहीं हुए है, उसका अनुभव नहीं लिए हुए, वह ऐसे इधर उधर घूमते हैं, अलग अलग योनियों में, अलग अलग लोकों में, अलग अलग चीजों में। और उनके उनके लिए प्रार्थना हम कर सकते हैं, उनके मोक्ष के लिए। बिकॉज कॉन्शियसनेस एवरीवेयर, दैट इज माइंड इज लिमिटेड। कॉन्शियसनेस यानी चेतना धातु आत्मा विभू है, व्यापक है, त्याला काही लिमिटच नाही, उसको कुछ लिमिट नहीं है। जैसे जैसे हमारा विकास होगा चेतना स्तर का, हम उस लोक पुरुष सिद्धांत को, इसलिए मैंने फायदा और व्याप्ति में दिखा है, लोक पुरुष सिद्धांत का सही मायने में हम उपयोग और व्यवहारता ले सकते हैं। पूरे आयुर्वेद के कंसेप्ट, आयुर्वेद के तत्वों के प्रिंसिपल के आधार पर हम जान सकते हैं। इसी आधार पर हमने कैवल्य आयुर्वेद संशोधन की जड़ रखी है थी, और उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और यह सब आगे आने वाला है। ऐसे आत्माओं सर से हम ऐसी अतृप्त हम्म। आत्माओं से, हाँ सर, ऐसी अतृप्त आत्माओं से बात एक करना एक एक कितपत सर योग्य है सर सर, या फिर हाँ हाँ इसमें हाँ हाँ उपद्रव। हाँ।
ये हाँ हाँ, ऐसी आत्माओं के साथ उसी सक्षम वैद्य ने बात करना है जो शुद्ध सत्व में गोते लगा रहा है। अगर वो स्वयं को शुद्ध सत्व में नहीं गोते लगाता तो उसको उसका अम, भुगतान हो सकता है, उसका भुगतना यानी पड़ेगा, सही बात। उसका बिल्कुल। साइकिक कंडीशन या मेंटल स्टेट्स बिगड़ सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए उतना, जिसे हम अधिकारी पुरुष कहते हैं ना, वी हैव टू रेज अवर कॉन्शियसनेस, तभी हम उससे जुड़ना है, नहीं तो हम नहीं कर सकते। हाँ, एक और एक एक सर, एक केस, इंटरेस्टिंग केस, जिसने मैंने वो मेरे लिए फर्स्ट केस था। एक मिनट, हाँ। एक डॉक्टर का ही केस है। वो डॉक्टर का मैं किसी आध्यात्मिक संस्था के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन ये डॉक्टर के एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़े थे, और ये भी नाड़ी देखते थे, और उनके दंत मूल नख या नख के बारे में कुछ परेशानी थी, और उनके बहुत सारी हिस्ट्री थी, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। हमारे एक डॉक्टर मित्र से उन्होंने बहुत सा कंसल्ट भी किया, उन्होंने स्वयं पर भी ट्रीटमेंट लिया, बहुत सारे आधुनिक चिकित्साओं के उन्होंने रिपोर्ट्स भी उनका, लेकिन डायग्नोसिस पता नहीं चल रहा था। उम्र उनका 35 था। 2010 में उनको 22 ईयर्स के थे तब उनको कॉलेरा हुआ। 2014 में वो बीएमएस को हुए। 2014 में कंप्लीट हुआ। 2018 में इधर उधर घूमते हुए नाड़ी परीक्षा भी करते थे। 2019 में डेंगू फिर पाल्पिटेशन बढ़ने लगा। नॉर्मल टू डी को एमआरआई ईईजी सब लिखा उन्होंने। 2020 में उनका शादी हो गया। और लहान बचपन से स्किन इन्फेक्शन रहना, हर्पिस जुस्टर होना, हर्पिस बीच बीच में होते रहना, धातुगत अवस्था, नक दंत दंत मूल, ऐसा कुछ, हिमेंजोमा, तिल कालक, बहुत सारी हिस्ट्री थी। जब ये सब हुआ तब मैंने सोचा, तो तब मुझे अनुभव हुआ कि यहाँ पितरों का खेल अलग है, चल रहा है। पितरों का खेल अलग चल रहा था, और उनके, मैं अभी डॉक्टर थे तो उनके पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। तभी मुझे कैसे पूछना चाहिए, ऐसा बहुत सारे चीजों के बाद मैंने उनसे बहुत अच्छी चीजों के बारे में बातचीत करा। तब उन्होंने हिस्ट्री दी कि उनके जो पिताजी थे, नौ 1990 1990 में सुसाइडल अटेम्प्ट से चले गए। शी इज वर्किंग इन एमएससीबी, और उनकी दोष था, उनका प्रसन्नता नहीं थी। उनकी नाड़ी देख पाए, उनकी नाड़ी में था, मला जगायचंच नाही, माझं हे लेकरूच 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 नाही। मैं भी समझ नहीं पाया ये क्या है। देख रहा हूं नाड़ी पेशेंट की, ऑनलाइन ही थे, और मुझे पता चल रहा है दिस इज नॉट माई सन, दिस इज माई नॉट चाइल्ड, दिस इज नॉट माई चाइल्ड, दिस इज नॉट माई चाइल्ड। फिर बाद में उन्होंने हिस्ट्री बताई उनके पिताजी के बारे में, ऐसा ऐसा हुआ था। फिर चर्चा हुई, और बहुत ही डेलिकेट विषय था। अगर एखादे पुरुष का, यानी एखादे का साउल अगर अटक चुका है कहीं पर, और वो उसको दुआएं ब्लेसिंग्स नहीं दे रहा है, तो कितने बड़े परेशानियां आती है। बच्चा तो उनका है, लेकिन वो बोल रहा है ये मेरा बच्चा नहीं है। हाउ टू हैंडल दिस। पूरा बातचीत किया, उनके माताजी के बारे में चर्चा की, वैसे की चर्चा की। धर्म संकट में मैं गिरा।
और ध्यान लगाया, प्रार्थना की परम ज्योति से कि अब क्या करना चाहिए। ज्योति ने मुझे 1 मिनट 1 मिनट ओके ओके, परम ज्योति ने मुझे कहा कि आपको अभी शून्य स्थिति में जाना है, महाशून्य स्थिति। ओके, डिवाइन विल बी लीड अस। वो महाशून्य स्थिति को मैंने अनुभव किया, और महाशून्य स्थिति में जाकर कुछ कुछ चीजों को मैंने अनुभव करते हुए, हाँ, तब मैं स्वयं को रिलैक्स महसूस कर पाया और उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये शून्य स्थिति में जाके जो कुछ भी चीजें अटक गई थी उनके भी और आपके लिए भी वो सब सेट राइट कर हो चुकी। दिस इज माय, ये भी मुझे एक अनुभव हुआ कि क्या है ये समाधि, क्या चीज है और क्या है अपुनर्भव डोर्स। यानी ये सब चर्चा करते हुए मैं मेरे स्वधर्म, यानी मेरा जन्म किस लिए हुआ है जिसे हम स्वधर्म कहते हैं ना, इसको भी मैं ढूंढ पाया। 1 2 3 स्वधर्म रहते हैं, एक पूरा हुआ, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा अभी जो अब मैं कर रहा हूं, डोर्स एनलाइटनमेंट थ्रू आयुर्वेदा। आयुर्वेद के माध्यम से अपुनर्भवत्व के जो द्वार है एक खो, यह मेरा अभी स्वधर्म बन चुका था। इसलिए उतना ही पैशनेट, उतना ही कंपैशनेट, उतना ही इनर इंटीग्रल और ऑथेंटिक सत्यनिष्ठ प्रामाणिक रहते हुए आगे मैं जर्नी कर रहा हूँ। इस जर्नी में आपकी सहायता भी करना चाहता हूं, एज अ फ्रेंड, नॉट एज अ गुरु। ओके, एक गुरु बनकर नहीं, एक मित्र बनकर जो कुछ भी मुझे नया ज्ञात हो रहा है आपके साथ बांटना भी चाहता हूं। ओके, ये ये ब्लेसिंग, ये ग्रेस बहुत ही आवश्यक है और दैवानुग्रह हमारे आयुर्वेद क्षेत्र में आना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि डिवाइन इज हेल्पिंग अस। आयुर्वेद इज अ डिवाइन साइंस, Ayurveda is a spiritual science, but we continuously struggle for Lakshmi, which is a divine energy, ना? Why? क्यों हम लक्ष्मी के इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि हम आयुर्वेद को केवल कंपेरेटिवली देख रहे हैं। आयुर्वेद को आयुर्वेद जैसे देखने के लिए वो स्थिति के अंदर खुद स्वयं पर नहीं काम कर रहे, हम कल्पों के ऊपर काम कर रहे हैं। कंपेरेटिवली वहां अटक रहे। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांतों को पहले जी आत्मसात कीजिए, अपग्रेड योर कॉन्शियसनेस लेवल। ओके, इसलिए कुछ चीजों के बारे में आप अभी भी आगे मत बढ़िए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप सीखिए, अनुभव कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। हाँ, मेरे लिए 12 13 साल का वो प्रवास है इस जन्म का। आपके लिए शायद 6 महीने, 6 मंथ या 12 महीने में होगा, 1 साल तक आप उसको ले सकते हो, क्योंकि बताने वाला कोई तो भी है। ओके, उस राह पर आगे जो जा रहा है। ओके, मुझे लगता है ठीक है इतना। ऐसा बहुत ऊपर से या दंत कथाएं कथाएं सुनने जैसा नहीं होना चाहिए। वी आर डॉक्टर्स, ओके, आयुर्वेद डॉक्टर्स, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी and responsible peoples and civil। ओके, आपके और कुछ प्रश्न है, पूछ सकते हो। शुद्ध सत्व की परीक्षा कैसे की जाती है? हाँ, शुद्ध सत्व की परीक्षा कैसे की जाती है, एक उदाहरण से मैं बताता हूं। एक मिरर है जिसमें आप देखते हो स्वयं को। मिरर अगर गंदा है तो आप कैसे दिखोगे? स्वयं नहीं अच्छी तरह से स्वयं को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। मिरर आप साफ कीजिए, आप स्वयं को देख पाओगे कौन है आप। ओके, खुद को देखना उतनी गहराई से,
इतना आसान है वो, लेकिन शुद्ध सत्व होना इज ए वेरी, यानी इसलिए चरक बोलते हैं शुद्ध सत्व समाधान तत सर्वम उपजायते। अगर आप शुद्ध सत्व बनते हो, बाकी का कार्यक्रम अपने आप होते चला जाता है। आपको बाकी लोगों के विचार, इधर जाना उधर जाना, जो अष्ट सिद्धि अष्ट शुद्ध सत्व के बारे में चरक ने बताई है, वो सभी आप रह पाते। लेकिन शुद्ध सत्व अगर रहते हो, तब आपको किसी की बाधा नहीं होगी। यू आर फ्री फ्रॉम माइंड। सत्व और मन अलग है, वो अलग चीज है। वो सत्व और शुद्ध सत्व बनने के लिए सत्व थ्योरी 7 दिन की है, प्रैक्टिकल 21 डेज का है, 2 डेज सेलिब्रेशन है। सत्वत सत्व एक मंथ 1 मंथ का उसका सिलेबस, हर दिन 1.5 आवर या 2 आवर्स का सेशंस उसमें होते हैं। आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह के लिए 11 या 12 डेज का है कोर्स। एनरिच्ड एनलाइटन आयुर्वेद, जिसको नाड़ी सीखना है, केवल आयुर्वेद के कंसेप्ट को ही आगे बढ़ना है, वो ई एनरिच्ड एनलाइटन आयुर्वेदा, वो कंसेप्ट उसको समझाए जाते हैं। और प्राण है, अग्नि है, चेतना धातु है। वो चेतना धातु क्या है, अपने चेतना को हम कैसे हायर कॉन्शियसनेस के साथ लेकर जा सकते हैं, उसको कैसा कैलकुलेट करना चाहिए, सत्व को कैसा कैलकुलेट करना चाहिए, वो बहुत सारी चीजें वो सिलेबस या कोर्स में हमने रखी है। शुद्ध सत्व यानी अपना आईना जो पूरा स्वच्छ है, सिर्फ देख पाते हैं। उससे आगे भी जाना है तो सत्वावजय है। ओके, यानी गुणातीत, कालातीत। बहुत जनों, बहुत मेरे से सीनियर वय के साथ होंगे, अनुभवों के साथ। मैं आपसे बहुत ही छोटा हूं, छोटा मुंह बड़ी बात हुई होंगी, तो मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूं। जो कुछ भी अच्छा है उसका है, जो कुछ भी मुझ में आपको लगा होगा कि नहीं ये बहक गया है गलत शनिवार। माफी चाहता हूँ उसके लिए। ओके, 10। सकाळीच गाडी लावा लागली. ग्रुप पर बहुत सारे मैसेज हैं कि आप ये कोर्स कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जहां आप हो वहां पर रहते हुए ऑनलाइन कर सकते हो। सर का हम पेड कोर्सेस है, नंबर, नॉट अ फ्री कोर्सेस। हाँ, सर का गुरुकुल के नंबर भी सदस्य को लोग, हाँ एक नंबर शेयर कर देंगे। आप जिन 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 लोगों को कोर्स करना है, इसके बारे में अधिक जानकारी है चाहिए, वो सर से संपर्क कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। मैंने चैट बॉक्स नहीं देखा, इसलिए सॉरी। आपको कुछ कुछ भी क्वेश्चन हो, आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं, मैसेज। ओके। नाना बहुत बार कहते थे कि शरीर चिकित्सा के साथ मन की भी चिकित्सा करनी चाहिए। तो मन की चिकित्सा सिर्फ सत्व रजत तम, इन तीनों गुणों के हिसाब से ही करना चाहिए। जो कि नाना का दृष्टिकोण भी यही था कि शारीरिक के साथ मानसिक भी व्याधि यदि है, या फिर बहुत सी बार अपने को बहुत से निदान नहीं होते, तो उस वक्त मानसिक चिकित्सा करना बहुत ज्यादा कारगर ठहरता है। ऐसा नाना के साथ जब मैं चर्चा करता था तब ये मुझे पता चला। और और एक बात आज फिर से क्लियर हुई, जो कि आयुर्वेद शास्त्र इतना परिपूर्ण है कि आयुर्वेद शास्त्र में ऑलरेडी दूत नाड़ी के बारे में बताया है, और वही दूत नाड़ी का और ये जीव साक्षिणी नाड़ी कम ज्यादा प्रमाण में शरीकी है। यानी आयुर्वेद कितना परिपूर्ण है, इस पर से और एक बार हमारे ख्याल में आता है।
हाँ, एक स्पष्टता देना चाहता हूँ। दूत नाड़ी अरिष्ट सूचक लक्षणों को बताती है सिर्फ, लेकिन जीव साक्षिणी नाड़ी वहां तक, उस हद तक नहीं जाती। यानी अच्छा उस हद तक जाती है, लेकिन जरूरत नहीं है दूध की उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा सेशन रहा सर, बहुत अच्छा। आज का कंक्लूजन हमारे मिश्कर सर, नितिन मिश्कर सर करेंगे। नमस्ते सर। आज का बड़ा अच्छा विषय था। विषय कठिन था, लेकिन आपने जो सहजता से समझाया, हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया। लेकिन जहाँ हम आयुर्वेद की बात करते हैं, तो हम जो चिकित्सा करते हैं वो मन की करते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि दोषों की तो चिकित्सा है ही, लेकिन प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि दिए थे। तो मन आत्मा जो है ये बहुत ही विशेष है, और इसी की चिकित्सा हमें करनी चाहिए। इसलिए हमें दोषों पर कम ध्यान देकर मन की अवस्थाओं को समझना भी उतना जरूरी है। हम अपनी चिकित्सा में देखते हैं कि जितने भी रुग्ण हमारे पास आते हैं, तो आधे से ज्यादा रुग्ण तो मन की समस्याओं के लिए आते हैं। मन से वो प्रभावित रहते हैं, इसलिए उसका रूपांतर रोगों में होता है। तो ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा, आपने जो इस तरीके से समझाया। बहुत ही अच्छा विषय रहा हमारा ये। इसलिए हम आयुर्वेद एक विशाल शास्त्र है, जिसमें अलग अलग आयाम और अलग अलग तरह की चिकित्सा के द्वारा हम रोगी को रोग मुक्त कर सकते हैं। तो आज का सेशन के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने इतना लंबा समय जो दिया है, और आपका जो 20 वर्षों का अनुभव था, आपने कुछ भी न छुपाते हुए हमसे साझा किया। इसके लिए गुरुकुल की तरफ से मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपको। और भविष्य में भी आपसे ऐसे ही सहयोग की उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद सर। जो ओके। लोग गुरुकुल जुड़े एक हैं। एक हाँ जी। एक स्पष्टता देना चाहता हूँ आरोग्य और स्वास्थ्य के बारे में। हाँ जी। आरोग्य एक आत्मज भाव है जिस पर हम काम कर रहे हैं, वो सात्मज भाव है। केवल ट्रीटमेंट, हेल्थ, डिसीज एंड ट्रीटमेंट, डिसीज एंड मेडिसिन, दिस इज आरोग्य। बट आयुर्वेदा's प्रयोजन इज स्वास्थ्य। हम्म। वी हैव टू वर्क ऑन दैट स्वास्थ्य, नॉट ऑन यस। हेल्थ। आरोग्यावर काम करायचं नाही, संपूर्ण स्वास्थ्य वी के हैव टू बारे वर्क ऑन में। स्वास्थ्य। हाँ, स्वास्थ्य ये प्रयोजन है शास्त्र का, और हमारा भी प्रयोजन वही रहना चाहिए। तभी ये सब चीजें मिल पाती है आपको। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। शुभ रात्रि।